वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 16 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में है। हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए। तो इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आप समझ लीजिए। इनका जन्म 1 दिसंबर 1886 में हाथरस में एक रॉयल फैमिली में हुआ था। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हुआ करते थे जाट कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इनका काफी ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। काफी वेल वर्स थे, जानकार थे। 8 भाषाओं पर इनकी अच्छी कमांड हुआ करती थी, जो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करने वाली भाषाएं हुआ करती थी। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो इनका खुद का रेसिडेंस था मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, उसे उन्होंने एक टेक्निकल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था, जिसे नाम दिया गया था प्रेम महाविद्यालय। 1909 में ऐसा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह भारत का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज था। इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश की थी बागे बाबर में, जो कि काबुल में है। वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, 1915 के समय की ये बात की जा रही है। तो कई सारी जगहों पर इस चीज का लाभ उठाने का प्रयास रिवोल्यूशनरीज ने किया था। उनमें से राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी भी एक थे। इन्होंने खुद को इस पूरे रीजन का प्रेसिडेंट और अपने साथी मौलाना बरकतुल्ला जी को प्राइम मिनिस्टर, जो कि भोपाल से बिलोंग करते थे, डिक्लेयर किया इस प्रोविजनल गवर्नमेंट का। यद्यपि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके बाद इन्हें टारगेट करना स्टार्ट कर दिया तो ये जापान चले गए। 1929 में इन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन लॉन्च किया और 1932 में नोटेबली ध्यान देने वाली बात है कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। यद्यपि मिला नहीं था, लेकिन नॉमिनेट किया गया था, जो कि अपने आप में बड़ी बात होती है। आज़ादी के 1 साल पहले ये भारत लौट आए थे और महात्मा गांधी जी के साथ अपने कामों में वापस से लग गए थे। जब देश आज़ाद हुआ तो इनका झुकाव पंचायती राज को रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा था। इन्होंने 1957 में मथुरा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लोकसभा का इलेक्शन भी जीता। अलीगढ़ से इनके लिंक की अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आएगी। उससे इनका क्या कनेक्शन था? जैसे कि हमें पता है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था। राजा महेंद्र प्रताप वहां पढ़ने के लिए गए थे, यद्यपि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था। यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया था। तो ग्रेजुएशन तो उन्होंने वहां पे अपना कंप्लीट नहीं किया था। स्टिल जो एएमयू है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को अपने बहुत ही प्रोमिनेंट एल्यूमिनीज में से काउंट करता है। एल्यूमिनी वो लोग होते हैं जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़कर जाते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, वैसे सभी लोग एल्यूमिनी होते हैं, बट जो बढ़िया करते हैं उन्हें कॉलेज याद रखता है। इनकी जो फैमिली थी वो काफी ज्यादा क्लोज थी सर सैयद अहमद खान जी के, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी रहे थे। और यही कारण है कि इस यूनिवर्सिटी के लिए इनके परिवार की तरह जमीन भी दी गई थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में है। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 11.5% बढ़ा है। इसके पहले ये 10.5% कॉन्ट्रैक्ट कर गया था 1 साल पहले, यानी कि माइनस में चला गया था। ये जो एस्टिमेट है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का है, यानी कि एनएसओ का। अब देखिए, देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं। उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो आउटपुट है, वो कितना ज्यादा बढ़ अथवा घट रहा है, इसकी जानकारी के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए ना। एग्जैक्टली ये इंडेक्स वही जानकारी हमें देता है। नाम से स्पष्ट है कि आईआईपी इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर, जो ये बताता है कि इंडिया में जो वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं एक सर्टेन गिवन पीरियड में, उनका वॉल्यूम घट रहा है अथवा बढ़ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इसे मंथली पब्लिश किया जाता है और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है, वो इसे पब्लिश करता है। इंडिकेटर में अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए, एक कंपोजिट इंडिकेटर है जिसमें 3 ब्रॉड सेक्टर्स कैटेगराइज किए जाते हैं। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, एमएमई। जैसे आप ये कह लीजिए कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैं जो इसका हिस्सा होती हैं। तो माइनिंग एक हो गया,
इलेक्ट्रिसिटी एक हो गई। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर आप यूज बेस्ड सेक्टर की बात करेंगे तो बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स इसका हिस्सा होते हैं। बेसिक गुड्स जिनका इस्तेमाल किसी और चीज को बनाने के लिए किया जाता है, लाइक आपको शक्कर बनाने के लिए गन्ना चाहिए। कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी वगैरह, ये कैपिटल गुड्स में आ जाएंगे। इंटरमीडिएट गुड्स जैसे आपको ब्रेड बनाना है तो फिर आपको आटे की आवश्यकता पड़ेगी। बेस ईयर आईआईपी की कैलकुलेशन में 2011-12 माना जाता है। गवर्नमेंट एजेंसीज इसका इस्तेमाल इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी मेकिंग पर्पज से करते हैं। अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़िया जा रहा है तो उसके हिसाब से काम किया जाता है, लो जा रहा है तो फिर उसे रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। और जो आईआईपी है ये काफी रिलेवेंट होता है इंडिया में जो क्वार्टरली या फिर एडवांस जीडीपी इवैल्यूएशन या एस्टिमेशन किया जाता है उसके लिए भी। देखिए वैसे तो कई सारी इंडस्ट्रीज की जो भी आउटपुट्स हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। भारत में 8 कोर सेक्टर्स हैं या कोर इंडस्ट्रीज हैं, वो आईआईपी का 40.27% वेटेज कवर कर लेती है। ये 8 सेक्टर्स हैं: रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। यही इनका सीक्वेंस भी है। इनका वेटेज इसी क्रम में है जिस क्रम में इन्हें यहां लिखा गया है। इस संबंध में 2015 में एक प्रश्न पूछा गया था कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इन 8 कोर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन का जब इवैल्यूएशन किया जाता है तो उसके लिए जो एक सेपरेट इंडेक्स होता है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, उसमें हाईएस्ट वेटेज किसका होता है। तो देखिए वैसे तो जो हाईएस्ट वेटेज है वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट का, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। तो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के बारे में है, लीड इट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अर्ज किया है इंडियन कंपनीज को कि आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए इस इनिशिएटिव को जिसका नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन और इंडिया के द्वारा मिलकर 2019 में जब यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हो रही थी उसी दौरान। और इस इनिशिएटिव को जब लॉन्च किया जा रहा था तो इसे सपोर्ट किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इनफैक्ट सपोर्ट किया जा रहा है। अब ये इनिशिएटिव है किस लिए, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। 2050 तक हमने प्लान बनाया है नेट जीरो कार्बन एमिशन का। यह ग्रुप उन देशों को और कंपनियों को इकट्ठा करता है जो पेरिस एग्रीमेंट के इस टारगेट को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं। नेट जीरो कार्बन एमिशन जीरो कार्बन एमिशन से अलग है। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कार्बन का एमिशन जीरो कर देंगे। रेदर अगर आप 100 यूनिट कार्बन का एमिशन कर रहे हैं तो आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, यानी जो कार्बन को सोखने की तकनीक है उसे इस तरीके से डेवलप करेंगे कि ये 100 यूनिट कार्बन एटमॉस्फेयर के द्वारा सोख भी लिया जाए। तो जो नेट मिलेगा दैट विल बी जीरो। कार्बन का एमिशन तो हो रहा है लेकिन हम उसे रिड्यूस भी कर रहे हैं, तो ये मतलब होता है नेट का। फंक्शंस की बात करें तो देखिए ये जो इनिशिएटिव है ये पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को इंसेंटिवाइज करता है वेरियस सेक्टर्स में कि सभी एक दूसरे से सीखें, इनोवेशन लर्न करें और नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी शेयर करें ताकि हम नेट जीरो एमिशन की ओर आगे बढ़ सकें। ये कोलैबोरेशन भी इंश्योर करता है पॉलिटिकल और इंडस्ट्रीज, पॉलिटिकल जो प्रीमाइसेस हैं या फिर पॉलिटिकल एंटिटीज जो हैं और इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में, ताकि हाई लेवल पे डायलॉग्स वगैरह हो सकें और हम इस टारगेट को अचीव करने की ओर आगे बढ़ सकें। ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को और इंडस्ट्रीज को कि सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर इस प्रकार के रास्ते निकालें कि हम लो कार्बन इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें। वर्तमान में 16 देश और 19 कंपनीज इसका हिस्सा है। इंडिया की ओर से डालमिया सीमेंट, महिंद्रा ग्रुप और स्पाइस जेट भी इसका हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्सिक 3 O's के बारे में है। समझेंगे ये क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एनवायरमेंटल ग्रुप्स का एक कोलेशन कम्युनिटी लीडर्स और एकेडमिक्स के साथ साथ बिजनेसेस जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक पिटीशन फाइल की है। वो चाहते हैं उन सभी सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स को खत्म कर दिया जाए, रोक लगा दी जाए जिनके अंदर होता है टॉक्सिक 3O। अब यहां पे 3O एक्चुअली में 3 केमिकल्स को इंडिकेट करता है जिनके नाम O से शुरू होते हैं। इनमें पहला है ऑक्सीबेंजोन, दूसरा है ऑक्टीनॉक्सेट और तीसरा है ऑक्टोक्राइलीन। तो जो सनस्क्रीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें ये 3 केमिकल्स ऐसे पाए जाते हैं जो बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। ज्यादातर सनस्क्रीन्स में ये पाए जाते हैं, मतलब सीधे सीधे कहूं तो 2/3 सनस्क्रीन्स में।
ये काफ़ी नुकसानदेह होते हैं हमारी खुद की हेल्थ के लिए, मरीन लाइफ के लिए भी और कोरल रीफ्स के लिए भी। ये कैसे नुकसानदेह होते हैं आप समझ सकते हैं। जैसे जो ऑक्टोक्राइलिन है, जो सन प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जब डिग्रेड होता है तो बेंजोफेनोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे हार्मोन्स में इंटरफेयर करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाता है। ये ह्यूमन सेल को डैमेज करने की क्षमता रखता है। ये डैमेज कैंसर कॉज कर सकता है और हार्मोन्स को डिसरप्ट कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितने खतरनाक केमिकल्स हैं। फर्दर, जब हम सनस्क्रीन को अपनी बॉडी से वॉश कर देते हैं, धो देते हैं, तो वो गंदे पानी के साथ वेरियस वाटर बॉडीज में मिल जाता है। अल्टीमेटली पानी समंदर में चला जाता है। वो कोरल रीफ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और मरीन लाइफ को भी। अगर ये इंसानों के सेल को डैमेज कर रहा है तो जो मरीन एनिमल्स हैं उनके सेल को भी डैमेज करेगा। कोरल रीफ में ये ज़ॉम्बी कोरल क्रिएट कर देते हैं और कोरल ब्लीचिंग भी करते हैं। ज़ॉम्बी कोरल का मतलब यहाँ पर यह है कि वो कोरल्स हेल्दी तो होते हैं लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। मतलब वो खत्म होंगे तो उसके बाद वो पूरा एरिया एकदम बैरन होने लगेगा और जो कोरल के ऊपर एल्गीज होते हैं वो ब्लीच करने लग जाते हैं। तो काफी नुकसान होता है, इसलिए इन्हें एलिमिनेट करने की बात चल रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डिसाइड किया है कि वो अपनी एक एंटिटी को क्लोज डाउन करेंगे, इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट फ्यूल, IROAF। ये 7 सितंबर 2021 से इफेक्ट में है। मैं बता दूं कि एक सेपरेट एंटरप्राइज है जो एसोसिएट होकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के वर्क करता है। ये काम करते थे ग्रीन फ्यूल के फील्ड में, जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में किया जाए। ध्यान दीजिएगा कि अभी कुछ समय पहले इन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो ट्रेन में इस्तेमाल की जा सके उसके लिए बिड्स भी इनवाइट किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये कहना है कि इस एंटिटी के बंद हो जाने के बाद भी हाइड्रोजन फ्यूल की दिशा में जो काम किया जा रहा है वो किया जाता रहेगा, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। ये काफी सबसे ज्यादा लाइटेस्ट पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। ये हवा से भी हल्का होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर चला जाता है। हमें नीचे मिलता नहीं है, ये अपने प्योर फॉर्म में H2 के फॉर्म में हमें नहीं मिलता। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन टॉक्सिक नहीं होता, नॉन मेटेलिक होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता और कोई कलर भी नहीं होता। हाइड्रोजन के अकरेंस की बात करें तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अर्थ पर हमें अवेलेबल नहीं मिलता, जैसे कन्वेंशनल नेचुरल रिजर्वायर में नेचुरल फ्यूल वगैरह हमें मिलते हैं वैसे नहीं। ज्यादातर हाइड्रोजन जो अर्थ पर अवेलेबल है वो या तो वाटर के साथ बॉन्डेड होता है, H2O में हाइड्रोजन होता है, या तो फिर वो कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो आपको लिविंग या फिर डेड एनिमल्स में मिल जाएगा या फॉसिलाइज्ड बायोमास में मिल जाएगा। हमें हाइड्रोजन चाहिए तो हमें इसे पानी से अलग करना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ के निकालना होता है। चूंकि ये फ्यूल सेल्स को पावर कर सकता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इससे चलाई जा सकती हैं जिनमें कोई एमिशन नहीं होगा। तो अगर इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया जाता है तो हाइड्रोजन फ्यूल की एफिशिएंसी के साथ हम एक अल्टरनेट फ्यूल की ओर बढ़ सकेंगे। अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो पानी एकमात्र बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब ये 100% क्लीन फ्यूल होता है। हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन्स में भी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेक्स MK2 के बारे में है। इजराइल के एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ने अभी सामने प्रस्तुत किया है एक रिमोट कंट्रोल्ड आर्म्ड रोबोट, जिसे नाम दिया गया है रेक्स MK2। अगर कोई वॉर जोन है या फिर बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर पेट्रोलिंग के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सोल्जर्स नहीं भेजने पड़ेंगे, ये व्हीकल खुद ही जा सकेगी और जो इन्फिल्ट्रेशन है उसे रोक सकेगी। मशीन गन्स इसमें लगाई जा सकेंगी, मतलब थ्रेट की कंडीशन में ये ओपन फायर भी कर सकता है। ये रिमोट कंट्रोल्ड आर्म्ड रोबोट है। इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट की मदद से इसे चलाया जा सकता है। इसमें 2 मशीन गन्स लग सकती हैं, कैमरा और सेंसर्स। ये ऑटोनोमस तरीके से भी अगर फीड कर दिया जाए तो अपनी ट्रिप कंप्लीट करके आ सकता है। ये इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है और इंजर्ड सोल्जर्स की मदद करने के साथ साथ अगर कोई सप्लाई पहुंचानी है तो ये काम भी कर पाएगा। हालांकि क्रिटिक्स का ये मानना है कि अगर आप रोबोटिक वेपन्स लगा रहे हैं तो उसका फ्लिप साइड भी होगा। ये खुद से ऑटोनोमसली अगर रन कर रहे हैं तो इनके टारगेट्स गलत शूट भी कर सकते हैं और आपको खुद को भी नुकसान हो सकता है। ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं। आप इसे पॉज करके अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब मैं इसका जवाब बता देता हूं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1929 में इन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन लॉन्च किया बर्लिन में, ये सही है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है मंथली, गलत है। NSO इसे पब्लिश करता है। लीड इट इसे फ्रांस और इंडिया ने 2019 में
लॉन्च किया था, फ्रांस नहीं स्वीडन था, तो ये भी गलत हो गया। हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में केवल पानी एकमात्र बाई प्रोडक्ट होता है, तो ये सही है। रेक्स MK2 बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, अभी तो पढ़ा है, ये एक रिमोट कंट्रोल्ड आर्म्ड रोबोट है। तो आज के सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। सेशन की PDF ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।